दोस्तों यह पार्ट 3 अगर आपने नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिए। चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। मोहित ने धीमे धीमे अपनी आँखों को खोलने की कोशिश की, पर तेज़ सफ़ेद रोशनी उसकी आँखों में इतनी तेज़ से लगी कि उसने दर्द के मारे फिर आँखें बंद कर ली। उसने धीमे धीमे कुछ लोगों को बात करते सुना तो जाना कि वो अस्पताल में है। बेहतर इलाज और डॉक्टरों की 27 दिन की अथक मेहनत ने मोहित की सांसों की डोर को टूटने नहीं दिया था। मोहित को अपने पैरों पर खड़ा होने में 1 महीना 18 दिन लगे और मोहित के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि शबनम कैसी होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। महबूब अली के अहाते से जाने के ठीक 48वें दिन बाद मोहित ढलते सूरज के समय अपने एक दोस्त का सहारा लेकर लल्लन खां के सामने खड़ा था। लल्लन खां ने मोहित को अजीब सी हिराकत भरी नज़रों से देखा पर बोला कुछ नहीं। मोहित ने अपनी धीमी बीमार सी आवाज़ में लल्लन खां से पूछा, और खान साहब कैसे हैं? वो चोट लग गई थी तो आ नहीं पाया। लल्लन खां ने सवाल के बदले सवाल किया, तो अब क्यों आए हो? शबनम से मिलने, मोहित ने ऊपर के कमरों की ओर देखते हुए कहा। लल्लन खां ने सिर्फ 2 पलों के लिए मोहित की नज़रों में देखा और कहा, शबनम तो चली गई। खां साहब मजाक न करिए, मेरा शबनम से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। बोलने के साथ ही मोहित ने अपनी जेब से 1000 के 2 और 500 के 1 नोट निकालकर लल्लन खां की तरफ बढ़ाया, लेकिन लल्लन खां ने नोटों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और चेहरे पर बिना कोई भाव लाए बोला, शबनम को दूसरे कोठे वाले खरीद कर ले गए। वैसे भी हम 6 माह से ज़्यादा किसी लड़की को अपने यहाँ नहीं रखते हैं। लल्लन खां पल भर सांस लेने के लिए रुका और हल्की सी मुस्कान के साथ मोहित से बोला, वैसे तो वो तेरे लिए कुछ छोड़ कर गई है, अगर चाहिए तो 5000 लगेंगे। हक बकाए से मोहित ने बिना कुछ सोचे जेब से और रुपए निकाल कर लल्लन खां की तरफ बढ़ा दिए। लल्लन खां 4 मिनट के लिए अपने कमरे में गया और एक लिफाफा लाकर मोहित के हाथ में रख दिया। मोहित टपकते पानी के नल के बगल की कच्ची ज़मीन पर बैठ गया और लिफाफे के ऊपरी सिरे को खोला। लिफाफे से सरक कर शबनम की पीले फूलों वाला सूट पहने एक तस्वीर ज़मीन पर जा गिरी, जिसे मोहित ने जल्दी से उठाया और नम आँखों से तब तक देखता रहा जब तक उसके साथ आए दोस्त ने उसके कंधे पर अपना हाथ नहीं रखा। मोहित ने लिफाफे में हाथ डाला तो उससे वो अंगूठी निकली जो उसने अंतिम मुलाकात में शबनम को पहनाई थी, और निकला एक 2 पन्नों का टूटी फूटी राइटिंग में लाल स्याही से लिखा वो खत जिसे शबनम ने मोहित के लिए लिखा था। मोहित ने धड़कते दिल के साथ खत को पढ़ना शुरू किया। मोहित बाबू, आप तो बेईमान निकले, और ग्राहक आते थे और मेरे बदन में अपनी गंदगी डालकर चले जाते थे। वो मेरा कुछ नहीं ले जा पाते थे, बल्कि अपनी इज्जत और नकली चेहरे अपने कपड़ों की तरह मेरे सामने उतार देते थे। पर आपने तो मेरा गुमान ही छीन लिया। बेहतर होता आप मुझे निचोड़ कर मार देते, कम से कम मेरा गुमान तो रख लेते। एक रंडी से वो भी छीन लोगे तो उसका होने पर थू है। तुम्हारे आने से पहले कम से कम इस बात पर गुमान था कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। तभी तो ये बीबियों वाले शरीफ लोग रंडियों के पास आते हैं। गुमान था कि मैं कोई जादूगरनी हूँ, कि मुझे तरह तरह के जादू आते हैं। हाथ घुमाया तो लिफाफे के अंदर से हर बार अलग अलग तरह के सामान निकल आए। मुर्गी का अंडा, खुद मुर्गी, उजले पंखों वाला कबूतर, बिना सर की लड़की, प्लास्टिक के फूलों का गुलदस्ता और न जाने क्या क्या। जानते हैं मोहित बाबू, आपके उस दिन जाने के बाद से मैंने पूरे 12 दिनों तक कोई ग्राहक नहीं निपटाया। लगता था मन से तन तक सारा हक आपका है। भूल गई थी हम तवाइफों का खुद के ऊपर कोई हक नहीं होता है। दल्ला मुझसे रोज़ कहता रहा कि आप नहीं लौटोगे अब। साली एक दिन तू भी कहीं की नहीं रहेगी। इन लेखकों से दूर रहा कर। सालों को कुछ नहीं मिलता तो रंडियों से बात करने चले आते हैं। पर मोहित बाबू, मैं इंतज़ार करती रही, पूरे 1 महीने तक इंतज़ार किया आपका, हर दिन हर पल, पर आप नहीं आए। दल्ले से मांगकर आपको उस नंबर पर फ़ोन भी किया था जो आपने आखिरी बार मुझे दिया था, पर वो नंबर भी आपकी तरह उपलब्ध नहीं था। तो मैं तैयार हो गई किसी दूर शहर के किसी गंदी गली में बसे किसी अंधेरे कोठे के सीलन भरे कमरे कुछ नए ग्राहकों के नीचे लेटने के लिए।
क्या करती जैसे आप मर्दों की, पता नहीं आप मर्द हैं या नहीं, कि जिस्म की भूख इंतज़ार नहीं करती, वैसे ही हमारी पेट की भूख इंतज़ार नहीं करती। दोस्तों, पार्ट 5 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।